हेलो स्टूडेंट्स, सीसी राज किशनगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम जो टॉपिक डिस्कस आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट बीकॉम पार्ट 1, चैप्टर 11, विच इज़ कंसर्न टू द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ parties. As you are well aware that a valid contract creates legal obligation between the parties, so therefore the performance of a contract is mandatory amongst the party. यानी हम देखते हैं कि एक जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसका निष्पादन किया जाना ज़रूरी होता है। यानी कि निष्पादन पार्टी जो वचनदाता और वचनग्रहता, प्रोमाइजर और प्रोमाइजी अपने अपने प्रॉमिस का निष्पादन करें या उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं या उनके प्रॉमिस हैं उनका फुलफिल करे, उनको पूरा करे। तो यानी एक वैध अनुबंध, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पक्षकारों के अधिकार एवं बाध्यता या दायित्व को जन्म देता है। इट क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन एंड ए लीगल राइट अमंग्स द पार्टी। यानी अनुबंध का जन्म पक्षकार को रेसिप्रोकल प्रॉमिस से होता है तथा प्रत्येक पक्षकार का यह दायित्व होता है कि वे अपने वचन को पूरा करे। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 37 to 58 है, विच आर कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। Number 1, there are 4 categories divided while we carry the performance of contract. That is number 1, obligation of the party to the contract section, which is section 37 to 39. Second one, by whom contract must be performed, section 40 to 45. And another third is time and place for performance, section 46 to 50. And last one is the performance of a reciprocal promises, that is section 51 to 58. Now we are discuss the first section, that is 37 to 39, which is concerned the obligation of the party to contract. यानी 37 के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के संबंध में पक्षकारों के दायित्व के संबंध में जो स्टेटमेंट है वो निम्न प्रकार है। यानी कि 37 के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए पक्षकारों का यह दायित्व है कि वे अपने अपने वचनों का निष्पादन करें, परफॉर्मेंस करें, या दे शुड हैव टू कंप्लीट देयर प्रॉमिस या फुलफिल ऑफ द ऑब्लिगेशन। उसके लिए वे प्रस्ताव करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कानून द्वारा, यानी एज पर लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉज के द्वारा लागू होने से पक्षकारों को अनुबंध के निष्पादन से मुक्त किया जा सकता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऐसे होते हैं या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस इट विल बिकम्स ए नॉन वैलिड और इनवैलिड। उस स्थिति में जब लॉ ऑफ ऑपरेशंस के कारण कोई इनवैलिड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल parties of the contract will exempted to execute their performance. यहाँ हम बात कर सकते हैं यदि पक्षकारों के दायित्व के संबंध में एक जो स्पेशल इम्पोर्टेंट जो एक फैक्ट है, यदि अनुबंध के निष्पादन से पहले ही किसी पार्टीज की डेथ हो जाती है, तो अनुबंध पर जब तक अनुबंध पर कोई विपरीत या कोई स्पेशल कोई क्लॉज नहीं डाला गया हो, तो उस स्थिति में जो उसका लीगल हेयर है
उस डेथ वाले पक्षकार का, उस पक्षकार को, लीगल हेयर को, उसके ऑब्लिगेशंस, ये डिसीज जो पार्टी है उसके ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है। यदि दूसरा पक्षकार उस पक्षकार के वैधानिक प्रतिनिधि या उत्तराधिकार को अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। वन पार्टी कैन बाइंड द अनदर पार्टी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एज ए लीगल हायर, यानी कि लेकिन कुछ मामले में जहाँ व्यक्तिगत एफिशिएंसी की हम बात करते हैं या स्पेशल स्किल्स की बात करते हैं, यदि उन कॉन्टेक्स्ट में लीगल कुछ विशिष्ट कौशल या व्यक्तिगत विशेष के चातुर्य की आवश्यकता हो, तो उस स्थिति में यदि वो पार्टी या पक्षकार डिसीज हो जाता है, तो उस स्थिति में मृतक के जो पक्षकार है या लीगल हेयर है उनको आप बाइंड नहीं कर सकते कि वो पक्षकार अनुबंधों का निष्पादन करे। उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें उदाहरण के द्वारा हम बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यानी उस स्थिति में क्योंकि एक स्पेशल स्किल्स के केसेस में उस पक्षकार को ही अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी होती है, लेकिन वो संभव नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर आश्रित, ये संभव नहीं कि कलाकार का जो पुत्र है वो कलाकार ही हो। तो उस स्थिति में उसके जो लीगल हेयर हैं या उसके जो ऊपर आश्रित व्यक्ति हैं उनको अनुबंध के निष्पादन से मुक्त कर दिया जाता है। नाउ सेकंड वन, निष्पादन के प्रकार, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी जब अनुबंध का निष्पादन करना है तो निष्पादन दो प्रकार से किया जा सकता है। टू टाइप्स एक्चुअल परफॉर्मेंस में बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एक तो अनुबंध को का वास्तविक रूप से निष्पादन किया जा सकता है, यानी उससे फुल्ली परफॉर्मेंस किया जा सकता है। इस प्रकार का निष्पादन या अनुबंध के पक्षकार अपने अपने दायित्वों का निर्धारित समय एवं विधि के अनुसार पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी एक हाथ लेना और एक हाथ देना, यानी दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार कोई दूसरे पक्षकार को सामान बेचता है, तो उस स्थिति में एक हाथ देना और दूसरा हाथ लेना, यानी कि इन हैंड टू हैंड एक तरीके से जो कॉन्टेक्ट है उसका परफॉर्मेंस कर दिया जाता है। सेकेंड वन, बाय द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस, यानी इस स्थिति में जब अनुबंध का एक पक्षकार अपने दायित्व को पूरा करने के लिए दूसरे पक्षकार के समक्ष एक प्रपोजल रखता है, तो उसे निष्पादन का प्रस्ताव या निवेदन का प्रस्ताव भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी जय अपनी कार 50,000 रुपये में काजोल को देने का प्रस्ताव करता है। जय अपनी कार काजोल को सुपुर्द करने का प्रस्ताव करता है। यह निष्पादन का प्रस्ताव या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। अनुबंध के निष्पादन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का प्रभाव, यानी 38 के अनुसार एक वैध रूप से किए गए निष्पादन का प्रस्ताव का वही प्रभाव होगा जो वास्तविक निष्पादन का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, निष्पादन जो प्रपोजल्स है या परफॉर्मेंस के लिए जो प्रपोजल्स किया गया है उसमें कुछ एक निर्धारित एसेंशियल और वैलिड एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यानी निष्पादन प्रस्ताव के लिए आवश्यक तत्व या शर्तें निम्न प्रकार होनी चाहिए। नंबर वन, अनकंडीशनल होना चाहिए। अनुबंध के निष्पादन का प्रस्ताव अनकंडीशनल होना चाहिए। शर्त सहित निष्पादन वाला प्रस्ताव वैध निष्पादन प्रस्ताव में नहीं हो सकता है। नंबर वन, यानी फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई का ऋणी है। एक्स प्रपोजल करता है कि यदि वाई अपना मकान बेच दे तो उसका ऋण चुका देगा। ये दैट इज द proposal of performance is conditional in case it is treated as invalid, not a valid, but because it is consist some conditions. इसके बाद सेकेंड वन,
उचित समय एवं स्थान निष्पादन का प्रस्ताव उचित समय एवं निर्धारित स्थान पर होना चाहिए, तभी उसे वैध निष्पादन का प्रस्ताव माना जाएगा। थर्ड वन, जांच करने का उचित एवं पर्याप्त अवसर देना चाहिए, रीजनेबल एंड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू चेक। निष्पादन प्रस्ताव में यानी परफॉर्मेंस प्रपोजल में जो वचन ग्रहीता है, जो प्रोमाइजरी है, को निर्धारित वस्तुओं की जांच करने का उचित एवं पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जो कि यह देख सके कि निष्पादन के अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके बाद फोर्थ वन है, वस्तु के किस्म में मात्रा की भी जांच कर सकता है, निष्पादन प्रस्ताव में देख सकते हैं। इसके अलावा प्रस्ताव वास्तविक वचन ग्रहीता को करना होता है, मेकिंग ऑफ ऑफर टू द एक्चुअल प्रोमाइजी, यानी कि अनुबंध के निष्पादन का प्रस्ताव किसकी तरफ से आना चाहिए, वचन ग्रहीता या प्रोमाइजी की तरफ से आना चाहिए। इसके बाद संयुक्त वचनदाताओं वचन ग्रहीताओं की दशा में यदि प्रोमाइजी एक या दो से अधिक पक्षकार जॉइंटली हैं, तो उस स्थिति में उनमें से संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से या जॉइंटली जो प्रोमाइजी में है, किसी एक के द्वारा दिए गए प्रस्ताव का वही परिणाम या रिजल्ट होता है जैसा कि सभी को प्रस्ताव किया गया हो। यानी जॉइंट रूप से यदि एक जॉइंट रूप से कोई प्रोमाइजी है, वचन ग्रहीता है, तो उनमें से एक यदि प्रपोजल्स दे रहा है परफॉर्मेंस का, तो उस स्थिति में वो सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव की घोषणा, कॉम्पिटेंस टू मेक द ऑफर। अनुबंध के निष्पादन का प्रस्ताव उसी व्यक्ति या पक्षकार द्वारा किया जाना चाहिए जो अपने वचन को पूरा करने के लिए इच्छुक व तत्पर है। एट्थ नेक्स्ट वन है आपका अनुबंध के प्रस्ताव यानी अनुबंध के निष्पादन का प्रपोजल्स है वो वैलिड होल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए, न कि कोई पार्टली कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए। इसके अलावा मुद्रा के भुगतान का प्रस्ताव होना चाहिए, यानी यदि अनुबंध के निष्पादन का प्रस्ताव मुद्रा में भुगतान करने के लिए किया गया है, तो यह प्रस्ताव ऋणी अथवा उसके एजेंट के लिए होना चाहिए और संबंधित पक्षकार को भुगतान प्रचलित वैधानिक मुद्रा में किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि संपूर्ण अनुबंध को पूरा करने से मना करने का क्या प्रभाव होता है, जब अनुबंध का कोई एक पक्षकार अपने वचन का पूर्णतः निष्पादन करने से मना करता है या नहीं करता है, अथवा अनुबंध का निष्पादन करने के लिए स्वयं को अयोग्य बना देता है, तो अनुबंध का दूसरा पक्षकार अनुबंध को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट वन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है दैट इज अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा हो। होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, सेक्शन 42-45, यानी कि अनुबंध जब वैलिड अनुबंध है और उसके परफॉर्मेंस की बात आती है, तो परफॉर्मेंस किन किन पक्षकार के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, प्रोमाइजर, यानी जब अनुबंध की प्रकृति यह स्पष्ट या प्रकट होता है कि अनुबंध के पक्षकारों का आशय यह था कि वचन का निष्पादन स्वयं वचनदाता द्वारा ही किया जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं वचनदाता को ही वचन के निष्पादन के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अनुबंध इस नेचर के होते हैं जिसमें व्यक्तिगत योग्यता, स्किल्स, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी व क्वालिटी या क्वालिफिकेशन की जरूर होती है, तो ऐसे निष्पादन अनुबंधों को निष्पादन करने का दायित्व स्वयं वचनदाता ही कर सकता है। अंडर 46-40 यानी कुछ ऐसी विशिष्ट योग्यताएं अनुबंध के निष्पादन करते समय जरूरी होती हैं, कुछ योग्यताएं, चातुर्य, तो उनके लिए इंडिविजुअल एंटिटी यानी वचनदाता वो ही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है और उसे ही इंडिविजुअल व्यक्ति से अपने वचनों का निष्पादन करना पड़ता है। इसके अलावा सेकंड आपका
एजेंट यानी एक तरीके से जहाँ अनुबंध के निष्पादन के लिए व्यक्तिगत इंडिविजुअल क्वालिटीज़ या योग्यताएं, क्वालिफिकेशन या स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसी दशा में प्रोमाइजर की तरफ से वचनदाता अथवा उसका प्रतिनिधि या एजेंट अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। यानी कि वचनदाता अथवा उसका प्रतिनिधि अनुबंध के निष्पादन के लिए उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, यानी कि एक थर्ड पार्टी को एक एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसके बाद है आपका वैधानिक उत्तराधिकारी, लीगल हेयर। यदि अनुबंध के निष्पादन के पूर्व ही वचनदाता या प्रोमाइजर की डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में अनुबंध के निष्पादन के लिए यदि व्यक्तिगत योग्यता या चातुर्य की आवश्यकता नहीं है, तो उस स्थिति में उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि है अनुबंध के निष्पादन के लिए बाइंड होगा, बाध्य होगा। इसके बाद तीसरे पक्षकार के द्वारा अनुबंधों का निष्पादन। यची वचन ग्रहीता यानी प्रोमाइजी किसी तीसरे पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है, तो वह बाद में पुनः वचनदाता को या प्रोमाइजर को अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, अर्थात निष्पादन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके बाद जॉइंटली रूप से यदि वचनदाताओं हैं, तो जॉइंटली रूप से किस परिस्थिति में क्या क्या कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हो सकती है, तो उस स्थिति में यानी संयुक्त दायित्वों का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षकार ने मिलकर संयुक्त रूप से वचन दिया है, तो जब तक अनुबंध में कोई विपरीत आशय प्रकट न हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त जीवन काल में अर्थात जब तक वे जीवित रहते हैं, उन सभी पक्षकारों को मिलकर वचन का पूरा करना होता है जॉइंटली। यानी जॉइंटली या एंटायरली उनके लाइफ टाइम में वो कंबाइंड रूप से सभी मिलकर अपने वचनों को पूरा करते हैं। इन केस यदि उनमें से किसी पक्षकार की डेथ हो जाती है, तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी, लीगल हेयर और जो शेष जीवित जो वचनदाता हैं, उन सबको मिलकर अपने वचनों का निष्पादन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट वचनदाताओं की दशा में जो कंडीशन है, संपूर्ण निष्पादन के लिए बाध्य हों करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या पक्षकार संयुक्त रूप से वचन देते हैं, तब तक विपरीत ठहराव के अभाव में वचन ग्रहीता या प्रोमाइजी की इच्छा पर वह संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या सभी को संपूर्ण वचन के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को मुक्त करने का प्रभाव। संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को मुक्त करने का प्रभाव। जब किसी अनुबंध के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर संयुक्त रूप से वचन दिया है और यदि वचन ग्रहीता यानी प्रोमाइजी द्वारा किसी एक वचनदाता को मुक्त कर दिया गया है, तो शेष जो वचनदाता है, प्रोमाइजर है, उन्हें अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते और न ही दायित्व मुक्त किया गया। वचनदाता अपने सह वचनदाताओं के प्रति अपने दायित्व से मुक्त होता है। इसके बाद जो संयुक्त वचन ग्रहीता के अधिकार क्या होंगे, राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमाइजी सेक्शन 45। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से वचन दिया गया था, तो किसी अनुबंध से जब तक कोई स्पेशल प्रोविजंस उसमें नहीं किए गए हों, तो तब तक वह निष्पादन की मांग करने का अधिकारी होता है। उनके संयुक्त जीवन काल में उन सभी व्यक्तियों को रहता है। उनमें से किसी की भी मृत्यु के बाद उनके जो वैधानिक
प्रतिनिधि है या उनके शेष जीवित वचन ग्रहीताओं को रहता है, तथा सभी मूल वचन ग्रहीताओं की मृत्यु के बाद उन सबके वैधानिक प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से रहता है। अब नेक्स्ट हम जो इसमें थर्ड जो इम्पोर्टेंट जो क्लॉज है वो निष्पादन का समय और स्थान क्या होना चाहिए, दैट इज कंसर्न विद सेक्शन 46 to 50। यानी अनुबंध का निष्पादन किस स्थान पर हो तथा किस समय हो, यह अति महत्वपूर्ण बात है। अनुबंध में निष्पादन का स्थान निश्चित हो तो उसी स्थान पर अनुबंध का निष्पादन करना चाहिए। लेकिन जब अनुबंध के अंतर्गत कोई इस तरीके का कोई स्पेसिफिक प्लेस निश्चित नहीं है तो ऐसी स्थिति में निष्पादन किसी उचित स्थान पर होना चाहिए। इस प्रकार समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः सामान्य अनुबंध का निष्पादन करने के घंटों में ही किया जाना चाहिए, अन्य में नहीं। अतः अनुबंध के निष्पादन का समय तथा स्थान वही होगा जो अनुबंध में निर्धारित है, यानी उचित समय में निष्पादन होना चाहिए। सेक्शन 46, जब अनुबंध के अंतर्गत वचनदाता अपने वचन का निष्पादन वचन ग्रहीता के आवेदन पर ही पूरा करने का वचन देता है तो वहाँ उचित समय में ही कार्य का निष्पादन करना चाहिए। उचित समय क्या होगा? यह प्रत्येक मामले की कंडीशंस, व्यापारिक परंपरा, ट्रेडिशंस, रीति, कस्टम्स, रिवाज अथवा पक्षकारों के आशय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गोयल बुक कंपनी बीकानेर से मैसर्स कॉलेज बुक सेंटर जयपुर को 10 जुलाई को प्रबंध की 100 पुस्तक, भौतिक शास्त्र की व रसायन शास्त्र की 50 प्रतियों का आदेश देती है तो कॉलेज बुक सेंटर को आदेश की पूर्ति 1 सप्ताह में कर देनी चाहिए, क्योंकि महाविद्यालय जुलाई के प्रथम सप्ताह में खुल जाते हैं। इसी माह पुस्तकों की अधिक से अधिक बिक्री होती है, यही उचित समय माना जाएगा। सेकंड वन, निश्चित दिन की दशा में कार्य के घंटों का निष्पादन। यदि वचनदाता को अपने वचन का निष्पादन किसी निर्धारित या निश्चित दिन तक करना हो तो निर्धारित दिन में अनुबंध का निष्पादन व्यावसायिक कार्य के घंटों में, बिजनेस आवर्स में उसे करना चाहिए। वचन का दिन एवं दिनांक, स्थान निश्चित हो, वचनदाता को वचन ग्रहीता के आवेदन का निष्पादन करना हो। अंडर 48 सेक्शन के अनुसार जब वचनदाता के निष्पादन का दिन निश्चित हो तथा वचनदाता को अपना वचन ग्रहीता के आवेदन पर निष्पादित करना है तो वचन ग्रहीता प्रोमाइजर का यह कर्तव्य है कि यथोचित स्थान तथा उचित समय निर्धारित या घोषित करे। यह यथोचित स्थान व समय प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर होगा। स्थान निश्चित न होने पर वचनदाता द्वारा वचन ग्रहीता से निश्चित स्थान के लिए आवेदन करना, तो वो कह सकता है कि भाई मुझे प्रॉपर आप स्थान और समय बता दीजिए, मैं उस प्रॉपर समय और स्थान पर आपको यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डिलीवरी कर दूंगा। वचन ग्रहीता नेक्स्ट है आपका, वचन ग्रहीता द्वारा अनुमोदित रीति अथवा समय पर निष्पादन करना। यानी सेक्शन 50 के अनुसार वचन का निष्पादन किसी भी ऐसी रीति अथवा समय पर किया जा सकता है जिसका कि वचन ग्रहीता आदेश दे या अनुमोदित करे। अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। सभी को बहुत बहुत थैंक्स।